Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and you are watching the channel Law Mentoring. Today we will discuss about Order 41 of Civil Procedure Code 1908 along with the section which attract this order. ऑर्डर 41 जो है हमारा वो है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज के बारे में। जब हम अक्सर जो है प्रैक्टिस में ये वर्ड बार बार सुनते हैं कि हमने किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ या किसी डिक्री के ख़िलाफ़ अपील करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपील का मतलब क्या होता है। अपील का मतलब होता है कि जब आप लोअर कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया है, ट्रायल कोर्ट में आप गए, कोई आपने सूट फाइल किया है या कोई ऑर्डर हुआ है ट्रायल कोर्ट से, वो ऑर्डर या वो डिक्री वो आपके जो है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आई, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो डिक्री नहीं आई, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है या आपको लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कोई मिस्टेक की है उस ऑर्डर या डिक्री को पास करने में, तो आप जो हायर फोरम जो यूज़ करेंगे उस फैसले के ख़िलाफ़ आप किसी अपर फोरम पे जाएंगे, उसको हम कहते हैं अपील। कि वहाँ पर दोबारा से जो है हमारी केस को जो है वो सुना जाए, रीअप्रेजल जो है उसका इशू का होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं अपील। ये होती है अपील। ओरिजिनल डिक्रीज़ का यहाँ पर मतलब है कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है जिसने वो डिक्री पास की है वो ओरिजिनल डिक्री कहलाएगी और उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो कहाँ पर होगी और उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमें सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। बट प्रोसीजर देखने से पहले हम सब्सटेंटिव लॉ की तरफ आएंगे। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तान पीनल कोड इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ। उसमें सिर्फ एक जुर्म बताया गया है और उसकी पनिशमेंट बताई गई है, बट वो पनिशमेंट कैसे देनी है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका ट्रायल कैसे चलेगा, वो हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है। इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड के जो ऑर्डर्स हैं ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है जो हमें प्रोसीजर बताता है कि अपील जो है ओरिजिनल डिक्री से, ये हमें ऑर्डर 41 जो है इसका प्रोसीजर बताता है कि हमने अपील कैसे करनी है, उसका तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। और इसका सब्सटेंटिव लॉ क्या है, सेक्शन 96 जो है सीपीसी का ये सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है। सेक्शंस जो है सीपीसी के वो सब्सटेंटिव लॉ कंसीडर होते हैं और जो उसके ऑर्डर्स हैं वो प्रोसीजरल लॉ कंसीडर होते हैं। सेक्शंस हमें सिर्फ बताते हैं कि अपील क्या है, ठीक है, कब कब अपील जो है आप फाइल कर सकते हैं, किन किन केसेस में आप अपील फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपील करनी कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको टोटली शुरू से लेके एंड तक कैसे लेकर चला जाएगा, वो हमें इसका प्रोसीजरल लॉ बताता है जो कि ऑर्डर 41 में बताया गया है। अब आ जाते हैं सबसे पहले सेक्शन 9 को। जब हमने किसी ऑर्डर को स्टडी करना है तो उसका सब्सटेंटिव लॉ, उसका रेलिवेंट सेक्शन जो है हमने इसके साथ मिला कर पढ़ना है। सेक्शन 96 है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज, ठीक है। ये हमें क्या कहती है कि इसका जो सब सेक्शन 1 है वो हमें कहता है कि इस सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कहीं और या फिर कोई ऐसा लॉ जो कि पाकिस्तान में इन फोर्स है, तो उस लॉ में अगर एक्सप्रेसली कहीं मेंशन्ड है कि इस डिक्री की अपील कहाँ होनी है तो वहीं पर होगी। उसके अलावा अगर कहीं एक्सप्रेसली मेंशन्ड नहीं है तो फिर जो है इस सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग हर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है उसने जो डिक्री पास की है हर डिक्री के खिलाफ अपील कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आ गया सब सेक्शन 2 इसका, एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी, ठीक है। एक्स पार्टी डिक्री जो होती है जो कि डिफेंडेंट को सुने बगैर अदालत, एक्स पार्टी डिफेंडेंट नहीं आया, उसकी नॉन अपेयरेंस की वजह से, उसकी गैर मौजूदगी में ही एक्स पार्टी डिक्री जो है वो पास कर देती है कोर्ट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, तो उस एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ भी जो डिफेंडेंट है कि मेरी डिक्री एक्स पार्टी हो गई थी, अगर वो सफिशिएंट कॉज देता है अपर फोरम पर जाकर तो वो अपील फाइल कर सकता है और उस एक्स पार्टी डिक्री को सेटिस्फाइड करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी थर्ड सबसेक्शन जो है उसमें इसकी एक्सेप्शन आ जाती है कि नो अपील। अब ये एक्सेप्शन है कि कब आप किस डिक्री के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ऐसी डिक्री जो कंसेंट डिक्री हो, जिसमें ट्रायल कोर्ट में दोनों पार्टीज का आपस में कंप्रोमाइज हो गया,
उनकी कंसेंट से एक डिक्री पास की गई, उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया, उस एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। अब ये हो गई कंसेंट डिक्री, जो दोनों पार्टीज का आपस में कंप्रोमाइज हुआ है। अब कंप्रोमाइज किस ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है? ऑर्डर 23 ऑफ CPC, इसमें जो है कंप्रोमाइज होता है दोनों पार्टीज का आपस में। तो जब कंसेंट डिक्री होगी, पास होगी ट्रायल कोर्ट से, उसके खिलाफ आप अपील नहीं फाइल कर सकते, बिकॉज वो आपकी मर्जी से हुई है, दोनों पार्टीज की मर्जी से हुई थी, उसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं ऑर्डर 41 पर। ऑर्डर 41 का रूल 1 हमें क्या कहता है? फॉर्म ऑफ अपील, व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम होता है ये जो एक याददाश्त होती है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ जो यहाँ मेमोरेंडम का मतलब है वो है इन राइटिंग फॉर्म में, जब आप किसी को इन राइटिंग फॉर्म में लेकर आते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं इन राइटिंग फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। अब यहाँ पर रूल 1 हमें क्या कहता है? फॉर्म ऑफ अपील, कि अपील जब आपने फाइल करनी है उसका मेमोरेंडम जो है वो किस तरह का होना चाहिए। अपील जो आपने फाइल करनी है वो अपील जो है वो किस तरह की अपील होनी चाहिए, कैसे आप करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है। तो सब रूल 1 देखें इसका। एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम साइंड बाय एपिलांट और हिज प्लीडर। कि जो मेमोरेंडम आप बनाएंगे, ठीक है, मेमोरेंडम में अब क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उसमें एपिलांट, जो कि एपिलांट होता है जो अपील फाइल कर रहा है, जिसके खिलाफ हो रही है जो दूसरी पार्टी है, वो होगी रिस्पोंडेंट, जिसने आके जवाब देना है उसका, ठीक है। एपिलांट जो अपील कर रहा है उसके सिग्नेचर, उसके प्लीडर के जो उसके बिहाफ पर प्लीड कर रहा है, उसका कोई एडवोकेट है, ये जो भी है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए एंड प्रेजेंट टू द कोर्ट। और वो चीज़, वो मेमोरेंडम आप कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। अब उस मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? द मेमोरेंडम शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ डिक्री। जो लोअर कोर्ट ने डिक्री पास की है, जो ट्रायल कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसने वो डिक्री पास की है, वो डिक्री जो है ना उसकी कॉपी आप साथ में लगाएंगे। उसके अलावा साथ में आप क्या लगाएंगे? ऑफ द कॉपी ऑफ जजमेंट ऑन विच इट इज़ फाउंडेड। डिक्री के साथ साथ जजमेंट भी, एक डिक्री शीट होती है, एक जजमेंट शीट होती है, ठीक है। जजमेंट जो डिटेल्ड जो है वो जजमेंट लिखता है, ट्रायल कोर्ट का जो जज होता है वो आपने जजमेंट भी साथ लगानी है, कि जो जजमेंट पास की है, जो डिक्री पास की है, डिक्री और जजमेंट दोनों चीज़ें आपने इनकी कॉपी जो है उस मेमोरेंडम में लगानी है, और उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे किसके? एपिलांट के और उसके प्लीडर के, और ये आपका मेमोरेंडम हो गया, ठीक है। अब वो बताते हैं मेमोरेंडम तो ये हो गया, इसके अलावा आपके मेमोरेंडम में जो चीज़ें होंगी उनके कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए। अब आपने ये भी तो बताना है ना कि आपका ऑब्जेक्शन क्या है उस डिक्री या जजमेंट के खिलाफ, आप क्यों जो है अपील फाइल कर रहे हैं, आपको एतराज़ क्या है इसके ऊपर। तो वो सब रूल 2 देखें। द मेमोरेंडम शैल सेट फोर्थ। अब मेमोरेंडम में क्या क्या चीज़ें हम लिखेंगे? कंसाइजली हम लिखेंगे, इन शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, जो इन शॉर्ट हमने जो है ना दो अपर फोरम पे जाकर हमने शॉर्टली बताना होता है कि ये हमारे ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है। ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन मेंशन करेंगे टू द डिक्री अपील्ड फॉर्म विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और नरेटिव। मतलब आपने उसको डिटेल में बयान नहीं करना, उसमें किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं आपने देना, आपने सिर्फ बताना है कंसाइजली एंड प्रिसाइजली कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्शन है। और उस ऑब्जेक्शन के बाद आप जो है उसको नंबर वाइज लिखेंगे। जैसे हम प्लेंट लिखते हैं तो वो भी हम कंसाइजली एंड प्रिसाइजली लिखते हैं, हम बस अपना क्लेम बीच में लिखते हैं और उसको नंबरिंग की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो इसको भी हम जो है द ग्राउंड्स शेल बी नंबर्ड कंसेक्टिवली, इसको भी हम नंबरिंग की फॉर्म में लेकर आएंगे। और सिंपल हमने अपने ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन लिखने हैं कि हम किस किस बेस पे ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रूल 1। अब हम आ जाते हैं रूल 2 पर। रूल 2 हमें क्या कहता है? ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील। अब अपील के अंदर हम कौन कौन से ग्राउंड्स ले सकते हैं? द अपीलांट जो कि अपील कर रहा है शैल नॉट except by the leave of court urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum of appeal। अब इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं जो अपीलांट है वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पर बहस करेगा कोर्ट में, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर वो रिलाई करेगा जो उसने अपने मेमोरेंडम में लिखे हैं। सेट फोर्थ का मतलब वहाँ पर उसने लिख दिए हैं। उसके अलावा अगर वो कोई ग्राउंड जो है वो कोर्ट में दोबारा से पेश करता है जो कि उसके मेमोरेंडम में मौजूद नहीं है, तो वो उसके ऊपर बहस नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट उसे इजाज़त ना दे। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट से परमिशन ना जब तक वो ले ले, ठीक है। आगे है बट द अपीलेट कोर्ट इन डिसाइडिंग द अपील
अब यहाँ पहले तो हमने बात की कि एपीलांट कौन कौन से ग्राउंड्स पर बेस जो है वो रिलाई कर सकता है, तो वो उन्हीं ग्राउंड पर रिलाई करेगा जो उसने मेमोरेंडम में लिए हैं, अनलेस कि कोर्ट उसे परमिशन ना दे कि किसी और ग्राउंड पर भी वो बहस कर सके जो हो सकता है उसने अपने मेमोरेंडम में ना लिखे हों। अब यहाँ जो दूसरी बात की उन्होंने कोर्ट की बात की है कि कोर्ट जब उस अपील की डिसीजन करेगी तो उसके लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम में लिखे हुए ग्राउंड्स पर जो है वो फैसला करे। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई और भी ग्राउंड ऐसा है जो इससे रिलेट करता है बट मेमोरेंडम में मौजूद नहीं है, तो वो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो है वो अपील का फैसला कर सकती है। नीचे एक एक्सेप्शन आ गई है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट रेस्ट इट्स डिसीजन ऑन एनी अदर ग्राउंड अनलेस द पार्टी हु मे बी अफेक्टेड देयर बाय हैज़ हैड अ सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ कंटेस्टिंग द केस ऑन दैट ग्राउंड। अब ऊपर जो उन्होंने इजाज़त तो ये दी हुई है यहाँ पर कि जो अपील का डिसीजन करते हुए कोर्ट जो है वो किसी भी ग्राउंड को मद्देनजर रख सकती है, चाहे वो मेमोरेंडम में लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। लेकिन नीचे उन पर एक बार भी लगाई हुई है, उनके ऊपर एक रुकावट है। क्या है वो? ये है कि कोर्ट जो है अगर मेमोरेंडम के अलावा भी अगर किसी ग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन उस पर देती है ना, अपील का डिसीजन देती है, तो फिर जिस ग्राउंड की बेस पे जो कि मेमोरेंडम में नहीं लिखे लेकिन अदरवाइज है, ठीक है, उस पर उसने डिसीजन दिया है, तो वो दूसरी पार्टी को भी उसको कंटेस्ट करने का मौका दिया जाएगा कि वो उस ग्राउंड से रिलेटेड कि कोर्ट बताएगी कि हम इस ग्राउंड की बेस पर जो है ये फैसला कर रहे हैं। तो अगर दूसरी पार्टी जो रिस्पोंडेंट है वो उसके ऊपर अगर कोई डिफेंस पेश करना चाहता है या उसको डिफेंड करना चाहता है, कंटेस्ट करना चाहता है, तो उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 3 पर, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, कि कब जो आपका मेमोरेंडम है अपील का कब वो रिजेक्ट हो सकता है और कब वो रिटर्न हो सकता है ताकि आप उसकी अमेंडमेंट करके उसको वापस लेकर आए। When the memorandum of appeal is not drawn up in the manner hereinafter prescribed, it may be rejected। कि जब जो है आपने अपना मेमोरेंडम उस तरीके से नहीं लिखा, नहीं उस तरीके से आपने अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जैसे कि आपको रूल 1 में बताया गया है, तो आपका जो अपील है वो रिजेक्ट भी हो सकती है उसी वक्त। और दूसरी इसमें क्या कंडीशन है, दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, और बी रिटर्न टू द एपिलांट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अमेंडेड। और कोर्ट की ही डिस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पर कि वो चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे, चाहे उसको एपिलांट को वापस करे, रिटर्न करे फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग अमेंडेड, कि वो उस मेमोरेंडम को अमेंड करके लाए, उसमें तब्दीलियाँ करके उसको ठीक करके वापस ले आए उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो कोर्ट ने फिक्स किया है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा, ठीक है। सब रूल 2 इसका क्या कहता है, वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर द रिजेक्शन, कि अगर वो उसे रिजेक्ट कर देती है तो वो उसकी रीजंस भी बताएगी, रीजंस रिकॉर्ड करेगी, मींस रीजंस लिख कर बताएगी कि अपील को रिजेक्ट क्यों किया गया है, ठीक है। अगर तो मेमोरेंडम ऑफ अपील जो है वो अमेंड करके वो वापस लेकर आता है एपिलांट जो है, तो द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ शैल साइन और इनिशियल द अमेंडमेंट, कि वो अमेंडमेंट के बाद जब वो अपील को दोबारा से मेमोरेंडम को लेकर आएगा तो उसके ऊपर जो जज है वो साइन करेगा और उसके आगे जो है नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स तब चलेंगी। उसके बाद आ जाता है जी रूल 4, one of several plaintiffs or defendant may obtain reversal of whole decree where it proceeds on the ground common to all। अब यहाँ पर थोड़ी सी गौरतलब बात है, इस रूल में वो ये कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा कोई डिक्री पास हुई है लोअर कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है, ठीक है, उसमें डिफेंडेंट भी एक से ज़्यादा है या उसमें प्लेंटिफ्स एक से ज़्यादा है, सेवरल प्लेंटिफ्स हैं या सेवरल डिफेंडेंट हैं। अब उन प्लेंटिफ्स में से अगर एक या दो अपील फाइल करते हैं अपर फोरम पर, या डिफेंडेंट में से एक या दो डिफेंडेंट जो है वो उठकर अपील फाइल कर देते हैं, तो यहाँ पर जो फिर जो एपिलेट फोरम है, जो एपिलेट कोर्ट है, जो वो डिसीजन देगी उस अपील के ऊपर, वो सब पर कलेक्टिवली लागू होगा, चाहे प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हो, उनमें से किसी ने नहीं भी, वो ये ग्राउंड नहीं ले सकता कि मैंने तो अपील की नहीं थी तो मेरे ऊपर इसका फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसने नहीं भी अपील फाइल की बट ट्रायल कोर्ट में वो उसमें पार्टी था और वहाँ पर अगर ज़्यादा प्लेंटिफ्स में से किसी एक ने या दो ने भी उठकर जो है वो अपील फाइल कर दी है, या डिफेंडेंट एक से ज़्यादा थे, एक या दो ने अपील फाइल कर दी है, तो जो एपिलेट कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देगी वो सब के ऊपर जो है एज इट इज़ जो है वो इसकी एनफोर्समेंट करवाई जाएगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पोर्शन पर, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब सबसे पहले तो
स्टे का हमें पता है जो स्टेटस को मेंटेन होता है, जो चीज़ जैसे है वो वैसी ही रहे। लेकिन यहाँ पर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात हुई है। एक तो स्टे ऑफ प्रोसीडिंग की बात हुई है, दूसरा एग्जीक्यूशन की बात हुई है, किसी प्रॉपर्टी के स्टे की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन का सबसे पहले क्या मतलब है? एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास की थी, जो लोअर कोर्ट ने डिक्री पास की थी, उसकी एग्जीक्यूशन जो है, ठीक है, उसका जो इजरा डिग्री जिसको हम कहते हैं कि अब डिग्री पास हो गई, अब उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, उसको इजरा डिग्री कहते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जीक्यूशन को रोक लिया जाए तब तक उसको उस पर स्टे दे देती है, जो अपीलेट कोर्ट है उस पर स्टे ग्रांट कर देगी कि तब तक इसका जो इजरा डिग्री है, एग्जीक्यूशन है, वो तब तक ना करवाई जाए जब तक इस अपील का फैसला नहीं हो जाता, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके रूल्स पर। रूल 5, स्टे बाय अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट कब स्टे ग्रांट करेगी किसी प्रोसीडिंग या एग्जीक्यूशन को स्टे करने के लिए जो कि लोअर फोरम पर हो रहा है, ठीक है। एन अपील शेल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग अंडर अ डिक्री और अपील फ्रॉम एक्सेप्ट सो फार एज द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर, कि तब तक जो है स्टे नहीं होगी कोई प्रोसीडिंग या एग्जीक्यूशन जब तक कि अपीलेट कोर्ट उसका ऑर्डर ना दे के इसको स्टे किया जाए। और कोर्ट ऑर्डर कब देगी? जब आप उसके साथ मेमोरेंडम के साथ एप्लीकेशन लगाएंगे स्टे की। जब हम एक दावा जो है दायर करते हैं तो अगर हमें हुक्म इम्तनाई चाहिए, अगर हमें उसके ऊपर इंजंक्शन चाहिए, तो हम उसके साथ एप्लीकेशन लगाते हैं इंजंक्शन की, कि हमें इंजंक्शन जो है टेम्परेरी इंजंक्शन वो ग्रांट किया जाए, ठीक है। उसके बगैर आपको स्टे नहीं मिलेगा, आपको एप्लीकेशन साथ लगानी पड़ेगी। इसी तरह जब आप अपीलेट कोर्ट में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि नीचे वाली कोर्ट जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन को रोक दे एक दफ़ा, जो डिक्री उसने पास की है, तो आप अपने अपील मेमोरेंडम की जो अपील के जो मेमोरेंडम है उसके साथ आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी इसकी जो एग्जीक्यूशन है इसको रोका जाए। और उस एप्लीकेशन को देखने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा, अपीलेट कोर्ट को, कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो रुकनी चाहिए, तो फिर उसके ऊपर जो अपीलेट कोर्ट है वो स्टे ग्रांट कर देगी, ऑर्डर पास करेगी, और वो ऑर्डर भेजा जाएगा ट्रायल कोर्ट को कि इसकी एग्जीक्यूशन को रोका जाए, तो वो स्टे हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। Execution of decree be stayed by the reason only of the appeal having been preferred from the decree, but the appellate court may for the sufficient cause order stay of execution of such decree, ठीक है। मतलब आपको एप्लीकेशन उसके लिए देनी पड़ेगी। अब सब रूल 2 जो है रूल 5 का, उस पर आ जाए। स्टे बाय द कोर्ट विच पास द डिक्री, ठीक है। व्हेन एंड, अब जिस कोर्ट ने डिक्री पास की थी वो कोर्ट जो है खुद भी इसके ऊपर जो है वो स्टे दे सकती है। व्हेन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, जब आप एग्जीक्यूशन जो है उसको उसके ऊपर स्टे के लिए, एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए एप्लीकेशन देंगे किस कोर्ट को? जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास की है, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ एन अपीलेबल डिक्री बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम अलाउड फॉर अपीलिंग देयर फ्रॉम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना वो ये है कि अपील आप तब ही कर सकते हैं जब आपका जो 30 डेज का टाइम होता है, या जितना भी टाइम अपील के लिए, किसी अपीलेबल डिक्री के लिए टाइम मुकर्रर किया गया होता है कि अगर आपने अपील करनी है ना तो आप इतने दिनों के अंदर अंदर कर सकते हैं। आप उन दिनों के अंदर अगर अपील फाइल करेंगे तो ही वो कंसिडरेबल होगी, नहीं तो वो अपील जो है आपकी उसके बाद मेंटेनेबल ही नहीं है, वो अपील सुनी ही नहीं जाएगी क्योंकि उसकी लिमिटेशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो उस ट्रायल कोर्ट को, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट को जिसने वो डिक्री पास की है, उसको आप एप्लीकेशन देते हैं, तो वो कोर्ट भी जो है, द कोर्ट विच पास द डिक्री में ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन ऑर्डर द एग्जीक्यूशन टू बी स्टेड। ऊपर जो है वो अपीलेट कोर्ट की बात की गई थी, वो भी ऑर्डर जो है वो स्टे का कर सकती है। नीचे जो है वो ट्रायल कोर्ट की बात की गई है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है, कि वो भी जो है अगर आप उसे एप्लीकेशन देते हैं विद इन द टाइम पीरियड, ठीक है, कि टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो 30 डेज फॉर एग्जांपल अगर अपील का टाइम है तो उसके अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी उसी कोर्ट को, तो वो स्टे जो एग्जीक्यूशन है उसको उस पर स्टे ग्रांट कर देगी। अब नंबर 3 पे जो है सब रूल इसका 3 जो है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है कि नो ऑर्डर फॉर द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन शैल बी मेड अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 अनलेस द कोर्ट मेकिंग इट इज सेटिस्फाइड। कि वो कहता है कि कोर्ट, दोनों कोर्ट्स के पास ये पावर तो है कि वो स्टे ग्रांट करेगी, बट वो तब ही स्टे ग्रांट करेगी जब वो सेटिस्फाइड होगी। अब वो सेटिस्फाइड कब होगी, उन्होंने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ग्राउंड्स क्या क्या होंगे स्टे देने के, वो नीचे मेंशन किए गए हैं। अब 3 ग्राउंड हैं। सबसे पहला ग्राउंड क्या है कि जो पार्टी अप्लाई कर रही है इसके लिए, स्टे के लिए,
अगर स्टे ना दिया गया तो उसको इरिपेरेबल लॉस का, सब्सटेंशियल लॉस का खतरा हो, ठीक है। ये एक ग्राउंड हो सकता है। जैसे हम स्टे लेने के लिए जाते हैं तो हम उसके अंदर एक बेसिक इंग्रेडिएंट हमारा होता है कि अगर स्टे ग्रांट ना किया गया तो मुझे इरिपेरेबल लॉस का खदशा होगा, ऐसा मुझे नुकसान होगा जो नाकाबिले तलाफी नुकसान है, ठीक है। एक ये ग्राउंड है। सेकेंड ग्राउंड इसका क्या है, दैट द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले, कि डिले नहीं हुआ एप्लीकेशन देने में, विद इन द टाइम पीरियड, फौरी तौर पर, जो एज सुन एज पॉसिबल ही एपीलांट जो है उसने आकर जो क्या है स्टे की एप्लीकेशन दे दी है। एप्लीकेंट जो है उसने स्टे की एप्लीकेशन विदाउट एनी अनरीजनेबल डिले जो है उसने एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी है। इसका मतलब है कि उसको ज़रूरत है ये स्टे ग्रांट कर देने की, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है कि कोर्ट अगर उसको कहे एप्लीकेंट को कि आप सिक्योरिटी फ्राहम करें, ठीक है, कोई आप पैसों की सूरत में उसको कह सकती है कि सिक्योरिटी फ्राहम करें, अगर वो तैयार है उस सिक्योरिटी को पे करने के लिए कोर्ट में, तो वो कोर्ट इन 3 रीजंस की बेस पर उसको स्टे ग्रांट कर देगी। अगर ये 3 चीज़ें सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट होंगी तो कोर्ट उसको स्टे ग्रांट कर देगी। उसके बाद आ जाते हैं इसी के सब रूल 4 पर, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 3, द कोर्ट में मेक एन एक्स पार्टी ऑर्डर फॉर द स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन जो है वो स्टे की एप्लीकेशन की बात हुई है, यहाँ पर अपील की बात हम नहीं कर रहे, या सिर्फ यहाँ पर हम सिर्फ स्टे की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टे की एप्लीकेशन एप्लीकेंट ने कोर्ट में दे दी है तो कोर्ट यहाँ पर एक्स पार्टी भी उसका ऑर्डर कर सकती है। एक्स पार्टी मीन्स के दूसरे साइड से रिस्पोंडेंट साइड अगर नहीं भी है तो भी ये 3 चीज़ें जो हैं अगर सेटिस्फाइड होंगी, 3 रीजन सेटिस्फाई होंगी, तो कोर्ट इन तीनों की बेस पर एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकती है। रिस्पोंडेंट की गैर मौजूदगी में भी स्टे का ऑर्डर किया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम रूल 6 पर। रूल 6 क्या कहता है, सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री अपील्ड फ्रॉम। अब सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, अब यहाँ पर पैसों की बात आ गई है कि जब सिक्योरिटी जब कोर्ट मांगती है तो वो कौन कौन सी कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी मांग सकती है और किस किस तरह की सिक्योरिटी मांग सकती है। अब यहाँ पर 2 तरह की सिक्योरिटी की बात की गई है इसके सब रूल 1 में और सब रूल 2 में। वो सब रूल 1 में वो कहते हैं कि जो एक एपीलांट है जब वो एपीलेट फोरम पर आता है तो उससे कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी रिक्वायर कर सकती है कि कल को अगर फैसला उसके ख़िलाफ़ भी जाता है तो जो उसका कॉस्ट है, जो रिस्पोंडेंट को अगर फॉर एग्जांपल हर्जाने के तौर पे पैसे देने हैं कंपनसेशन के तौर पे, या जो है उसके अलावा अगर कोई कॉस्ट है, तो अगर एपीलांट जो है वो अपील का फैसला अगर उसके खिलाफ कल को आ जाता है तो वो भाग ना जाए, तो उससे कोर्ट क्या कर सकती है, एक वैल्यूएबल चीज़ जो है वो उसकी, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी हो चाहे वो पैसों की सूरत में हो, तो कोर्ट उससे सिक्योरिटी ले सकती है कि आप इतने पैसे जो हैं वो जमा करवा दें कोर्ट में। सब रूल 2 में क्या है कि अगर जो है जब एक बंदे की कोई जो है वो डिक्री पास हुई है ट्रायल कोर्ट से और डिक्री के बदले में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डेट पर्सन जो है वो उसका ऑर्डर कर दिया गया है कि इस पर्सन की ये प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करके सेल कर दी जाए, तो अपील भी अभी जो है वो एपीलेट फोरम पर पेंडिंग है। तो यहाँ पर जजमेंट डेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। जिस जजमेंट डेटर क्या होता है, जिसके खिलाफ, मदीऊन इसको कहते हैं, जिसके खिलाफ जो है वो डिक्री आई है, जिसकी प्रॉपर्टी इज़ अबाउट टू सेल है, तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन देगा और कि जो है इसकी एग्जीक्यूशन है वो स्टे कर दी जाए। और एग्जीक्यूशन स्टे करने के लिए जो है वो कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, उससे सिक्योरिटी मांग सकती है कि जब तक आपकी अपील डिस्पोज ऑफ नहीं होती, अपील का फैसला नहीं होता, तब तक यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करवाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रूल नंबर 8, 7 ओमिट हो गया है। रूल 8 में क्या है, एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अपील फ्रॉम द ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है। अब यहाँ पर पावर की बात हो रही है कि ये जो पावर्स जो हैं वो रूल जो है उसमें 5 में और 6 में दी गई हैं कोर्ट को, ये एग्जीक्यूशन के हवाले से दी गई हैं कि जब एग्जीक्यूशन की बात आएगी, एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए जो है उसको जो है वो सिक्योरिटी जो है वो अपीलांट या रिस्पोंडेंट, जो भी जजमेंट डेटर जो भी पर्सन है, वो एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए उससे सिक्योरिटी ली जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट्स देखें तो डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, अगर जो डिक्री है
वो फॉर द पेमेंट ऑफ मनी है कि उसमें जो डिक्री पास हुई है वो ये पास हुई है कि इस पर्सन ने, इस जजमेंट डेटर ने इतने पैसे जो है वो देने हैं कोर्ट में, ठीक है, वो उसकी डिक्रेटल अमाउंट उसको कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो डिक्रेटल अमाउंट है वो भी कोर्ट ये कह सकती है कि आप अपनी डिक्रेटल अमाउंट जो आपने देनी है वो ही जो है उसकी सिक्योरिटी के तौर पर आप जो है वो दे दें, ठीक है, कि कल को अगर ये खदशा है कि अगर आप भाग भी जाते हैं तो वो जो है आपकी जो सिक्योरिटी की प्राइस है वही उसकी एग्जीक्यूशन में काम आ जाए। उसके बाद अगर कोई इसके अलावा कोई डिक्री पास हुई है तो उस सूरत में भी कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी फर्निश करवाएगी उससे, ताकि उस डिक्री की ड्यू परफॉर्मेंस हो सके जब तक अपील का फैसला नहीं होता। तो ये जो पावर्स दी गई हैं अंडर रूल 8 कोर्ट को, एपिलेट कोर्ट को, ये जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उनको, तो वो जो है वो रिलेटेड टू रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो दी गई हैं कि एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए उससे सिक्योरिटी ली जाए, बेशक वो पैसों की फॉर्म में हो, बेशक वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवाई जा सकती है, जब तक के अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट पोर्शन है इसका, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील। पीछे हमने पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ अपील आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ गई। अब अगर अपील आपकी एडमिट हो जाती है, अगर जो है एपिलेट फोरम पर आपकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा, रूल 9 हमें कहता है रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। जो आपने मेमोरेंडम ऑफ अपील दिया है उसको एक रजिस्टर में जो है वो पुट किया जाएगा। वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इज एडमिटेड, द एपिलेट कोर्ट जो है वो क्या करेगी, और द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि किस डेट को ये मेमोरेंडम जो है ये कोर्ट में आया है, एंड शैल रजिस्टर्ड द अपील इन अ बुक टू बी केप्ट फॉर द पर्पस, ठीक है। तो उसी पर्पस के लिए कि आगे अपील की सुनवाई होनी है, जैसे केस दायर करते हैं तो उसको एक रजिस्टर पर लिख लिया जाता है कि इस अदालत में ये केस चल रहा है, इस डेट को ये केस दायर हुआ है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी तरह अपील का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका सब रूल 2 क्या कहता है, रजिस्टर ऑफ अपील, रजिस्टर ऑफ अपील्स शैल, सच बुक शैल बी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ अपील्स। तो इस अपील के जो रजिस्टर है जिसके ऊपर लिखा जाता है अपील के बारे में कि इस डेट को इसका मेमोरेंडम आया है, तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ अपील्स। उसके बाद आ जाते हैं हम रूल 10 पर। एपिलेट कोर्ट में रिक्वायर एपिलांट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, ठीक है। ये पिछली ही वाली ही बात है कि जो एपिलेट कोर्ट है वो क्या करेगी, अपनी डिस्क्रिशन पर या फिर दूसरी पार्टी के रिस्पोंडेंट की एप्लीकेशन पर, ये दो सिचुएशंस हैं यहाँ पर, दोनों कंडीशंस सिचुएशंस में कोर्ट अपने ऑन इट्स ओन मोशन, जो एपिलेट कोर्ट है अपनी डिस्क्रिशन पर भी, या फिर एप्लीकेशन अगर आए रिस्पोंडेंट साइड से कि इससे सिक्योरिटी ली जाए, इससे पैसे लिए जाएं कि कल को अगर ये भाग भी जाता है, इसके खिलाफ भी फैसला आता है, तो कॉस्ट जो इसने पे करनी है उसके पैसे आपके पास मौजूद होने चाहिए कोर्ट के पास, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी, जो है उससे सिक्योरिटी एपिलांट से डिमांड करेगी कि आप इतनी सिक्योरिटी कॉस्ट के लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ द अपील, या अपील पर जो भी खर्चे आने हैं या बाद में अगर ये कहीं भाग ना जाए, ठीक है, तो उससे कॉस्ट मांगेगी। वेयर द एपिलांट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर सेम यही रूल जो है वो ऐसे एज इट इज़ अप्लाइड होता है कि एपिलांट अगर जो है आउट ऑफ द पाकिस्तान है, अगर एपिलांट है वो आउट ऑफ पाकिस्तान है, तो उस सूरत में भी कोर्ट उससे सिक्योरिटी डिमांड करेगी। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो उससे डिमांड किया जाएगा कि आप इतनी सिक्योरिटी जो है वो हमें दें। अगर उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कोई और है जो प्रॉपर्टी जो कि डिक्री में है, उसके अलावा डिक्री जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर लोअर कोर्ट ने पास की है वो नहीं, उसके अलावा जो है अगर उसकी कोई भी नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी जो अटैच की जा सके फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, तो फिर उसको कहा जाएगा कि पहले आप जो है इसकी सिक्योरिटी इतनी दें। और उसका अब ये सब रूल 2 क्या कहता है, सच सिक्योरिटी इज़ नॉट फर्निश्ड। अगर सिक्योरिटी नहीं दी जाती उस टाइम के अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आप सिक्योरिटी जो है वो फर्निश करें, उसके बाद नेक्स्ट अपील जो है वो सुनी जाएगी, तो कोर्ट क्या करेगी, उस अपील को रिजेक्ट कर देगी अगर वो सिक्योरिटी आप फर्निश नहीं करते। अब आ जाता है रूल 11। रूल 11 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ दिस ऑर्डर, पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। कि कब कब जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो अपील को डिसमिस कर सकती है, और कब कब उसने नोटिस देना है, कब कब उसने लोअर कोर्ट को या रिस्पोंडेंट को नोटिस नहीं देना। तो पहला जो इसका सब रूल है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इन लिमिनी। इन लिमिनी मतलब क्या होता है,
कि कोर्ट को अगर ये लगता है कि अपीलांट जो अपील लेकर आया है, इसके अपील के मेमोरेंडम में या जो ग्राउंड्स ऑफ द अपील हैं वो इस काबिल नहीं है कि इसकी अपील आगे सुनी जा सके, तो वो वहीं पर एट द फर्स्ट इंस्टेंस एज सुन एज पॉसिबल उस जो अपील है उसको डिसमिस कर देगी, बगैर जो है उसके रिस्पोंडेंट के आए या रिस्पोंडेंट को या लोअर कोर्ट को नोटिस दिए बगैर जो है वो कोर्ट उसको वहीं पर डिसमिस कर देगी। ठीक है, उसके बाद नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इन लिमिने। ठीक है, सेकंड इसका सब रूल क्या कहता है कि इफ़ द अगर एपिलांट को दिन फिक्स कर दिया गया है कि इस डेट पर आपकी हियरिंग होगी, अब कोई पर्सन भी ना वो खुद उस डेट पर आ रहा है, एब्सेंट है, ना उसका प्लीडर आया है, तो वहाँ पर जो है कोर्ट जो है वो क्या करेगी, उस अपील को डिसमिस कर देगी। थर्ड सब रूल क्या है, द डिसमिसल ऑफ एन अपील। अब यहाँ पर डिसमिस हो चुकी है अपील, अब जो है एपिलेट कोर्ट जो है उसने नोटिस देना है किसको, टू द कोर्ट फ्रॉम विच द डिक्री ऑफ द अपील इज प्रेफर्ड। ठीक है, जिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो कोर्ट है जो जिसने वो डिक्री पास की थी, तब उसको नोटिस भेजा जाएगा कि इसकी अपील डिसमिस हो चुकी है, नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। ठीक है, ये था रूल 11। अब आ जाते हैं रूल 12 पर, डे फॉर द हियरिंग ऑफ अपील अनलेस द अपीलेट कोर्ट डिसमिस द अपील अंडर रूल 11। अगर रूल 11 में अपील डिसमिस हो गई है तब तो बात ही खत्म हो गई ना। अगर वो कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट उसकी अपील को डिसमिस नहीं करती, अपील जो है आगे फैसला करती है कि ये अपील जो है इसके ग्राउंड्स इतने इस काबिल हैं कि इसे आगे सुना जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, एक डे फिक्स करेगी हियरिंग ऑफ अपील के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सच डे शैल बी फिक्स विद रेफरेंस। अब वो डे जो हेयरिंग के लिए फिक्स करना है वो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट फिक्स करेगी, हेयरिंग का डे जो है वो किन किन बेसिस पर फिक्स किया जाता है, करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट के उस कोर्ट में उस दिन कितने केसेस लगे हुए हैं। ठीक है, किस दिन पर ये केस जो है ये अपील जो है ये एडजस्ट की जा सकती है, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ रिस्पोंडेंट का जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है जहाँ वो रहता है उसको मद्देनजर रखा जाएगा कि क्या इतने दिनों में या इतने टाइम में ये कोर्ट में आ भी सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा ना कि वो कोर्ट में आए और अपीयर हो और उसका जवाब दे। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, एंड द टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील। अब जो अपील का नोटिस सर्व करना है, अपील का नोटिस जाएगा रिस्पोंडेंट को बुलाने के लिए, कि उसका भी तो टाइम पीरियड ध्यान में रखना है, कितनी देर में इसको नोटिस चला जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जब हम देखते हैं कि इतने दिन इन कामों में लग जाएंगे, तो उसके बाद की जो हेयरिंग की डेट है वो कोर्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करती है कि वो जो रिस्पोंडेंट है वो कोर्ट में इतने दिनों तक आ जाए, अपीयर हो और फिर उसके बाद वो आंसर करे। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.